कुछ साल पहले तक इंडिया में बिग बाजार के लगभग 300 से भी ज्यादा स्टोर्स थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें ना तो ये कंपनी लिटरली कर्ज में पूरी तरह से डूब चुकी है। और सोचने वाली बात ये है कि इतना कुछ जान के भी रिलायंस ने अपने ही कुछ एम्प्लॉयज को हटा के बिग बाजार को कैप्चर क्यों कर लिया। तो गाइस ये सारी चीजें हम डिटेल में जानने वाले हैं, लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आप सबको बिग बाजार की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो इसकी शुरुआत किशोर बियानी जी ने 2001 में की थी, लेकिन असल में इसका आइडिया उनके दिमाग में 25 साल पहले ही आ चुका था। एक बार जब वो कॉलेज टाइम में मुंबई के एक मॉल में घूम रहे थे, वहाँ उन्होंने देखा कि एक ही मॉल में सब चीजें एक ही जगह पे बेची जा रही थी। मतलब इतना मेस और भीड़ देख के उन्हें उस मॉल का बेचने का ढंग थोड़ा अजीब लगा और वो उससे काफी इंस्पायर्ड भी हुए। और तब उन्होंने ठाना कि एक दिन वो मुंबई को सबसे अच्छा मॉल लाके देंगे। कितनी बच्चों वाली सोच थी ना। खैर, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से होने के बाद भी उन्होंने अपने सपने को सच करने की शुरुआत की, और वो थी कुछ जीन्स बेच के। इससे कमाए हुए पैसे से उन्होंने ट्राउजर्स का WBB नाम का एक स्टोर खोला। फिर उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में रेडीमेड कपड़ों का बहुत चलन है। उन्होंने उस वक्त के ट्रेंड को देखते हुए अपनी भी पेंटलून नाम की एक स्टोर खोल दी। स्टोर खोलने के बाद वो थोड़ा अच्छा चला और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको पेरिस एक टेक्सटाइल एक्सपो के सिलसिले में जाना पड़ा। वहाँ मॉल में घूमते घूमते उनकी नजर मार्क्स एंड स्पेंसर के स्टोर पर पड़ी, जिसमें जाते ही उनको बहुत अच्छे से फीलिंग आई और उन्होंने इंडिया में भी कुछ ऐसे ही बनाने का सोचा। इसीलिए वहाँ से वापस आते ही उन्होंने मेंस वियर नाम की एक कंपनी शुरू की। और दोस्तों, इस तरह मुंबई में पहली बार फैशन ब्रांड की स्टार्टिंग हुई और इसका नाम बाद में बदलकर पेंटालून्स कर दिया गया। अपनी टॉप नॉच क्वालिटी और सर्विस की वजह से ये ब्रांड मार्केट में आते ही सक्सेसफुल हो गई। अब किशोर जी इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने पेंटालून्स की फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। इसका पहला फ्रेंचाइज स्टोर गोवा में 1991 में खोला गया और कुछ ही समय में ये पूरे भारत में फैल गया। किशोर जी ने पेंटालून्स के अलावा भी कई और ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे BA नेसेसिटीज, और उनके सभी बिजनेस इक्वली सक्सेसफुल भी हो रहे थे। वैसे तो अब तक उन्होंने बिजनेस की लाइन में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, लेकिन वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि किशोर जी कपड़ों में सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो फिर आटा चावल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक सब बेचना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन सबको एक साथ करे कैसे। तभी सन 2000 के आसपास उन्होंने चेन्नई में एक स्टोर देखा। उसमें भी काफी सारी चीजें एक ही स्टोर में बेची जा रही थी, लेकिन थोड़ी वेल मैनर्ड में। वो इससे काफी ज्यादा खुश और प्रभावित हुए और वहाँ से वापस आते ही बिग बाजार के मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया। और जल्द ही सन 2001 में कोलकाता में बिग बाजार का पहला स्टोर खोला गया। फिर थोड़े दिन बाद दूसरा हैदराबाद और तीसरा बेंगलोर में। इनकी सबसे बड़ी बात इनके बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी थे। किशोर जी ने हर चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। स्टोर के आर्किटेक्चर से लेके हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी सब कुछ एक नंबर था। सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑफर्स, डिस्काउंट्स और स्कीम्स भारी मात्रा में देना शुरू किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होने लगे और अपनी जरूरत का सामान वहीं से लेने लग गए। इस तरह ये बिजनेस ग्रो करता था और कुछ ही सालों में सबसे सक्सेसफुल मार्केट में इनकी गिनती होने लगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनकी इतनी गंदी हालत हो गई। हालांकि इसके बर्बाद होने के कई सारे रीजन थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था बहुत सारे लोन्स लेना। वो भी दोस्तों बिना ज्यादा सोचे समझे। मतलब वो खुद के पैसे से नहीं बल्कि मार्केट से लोन लेके अपना बिजनेस चला और बढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उनको 2008 में ग्लोबल रिसेशन के दौरान लगा, जब उनके कई बिजनेस लॉस में चले गए। तो ऑब्वियसली वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। फिर उन्होंने इंश्योरेंस एंड ई-कॉमर्स में भी अपने हाथ आजमाए, बट वहां भी गाइस नुकसान नहीं हुआ। ये सब मिलाकर 2012 तक ये 8000 करोड़ के कर्ज में पहुंच चुके थे और इसी डेट को कम करने के लिए इनको अपना पेंटालून्स का बिजनेस बेचना पड़ा। आदित्य बिरला ने 1600 करोड़ में इसके 50% शेयर्स ले लिए। यहाँ पर भी अगर किशोर जी चाहते तो वो बिजनेस को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने और लोन लेकर अपने कई और ब्रांड्स चालू किए, जैसे कि नीलगिरी, हाइपर सिटी, इजी डे क्लब और भी कई सारे नाम इस लिस्ट में शामिल है। उनको लगा कि इस तरह बिजनेस बढ़ाकर वो थोड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन ये दाव भी उनका फेल हो गया, क्योंकि इतने सारे नए काम शुरू करने से 2019 तक उनका डेट बढ़कर 12,800 करोड़ तक पहुंच गया था और बाकी की कसर 2020 में कोविड ने पूरी कर दी, क्योंकि लॉकडाउन में सभी स्टोर्स बंद हो गए थे, जिससे इतना नुकसान हुआ कि पूरी कंपनी ही बिकने के नौबत पे आ गई। अगस्त में फ्यूचर ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो 24,713 करोड़ में बिग बाजार और एक और कंपनी को रिलायंस को सेल कर रहे हैं। अगर ये डील फाइनल हो जाती तो बिग बाजार फिर बिग बाजार नहीं रहता, लेकिन अमेज़न ने बीच में आकर पूरा गेम ही बदल दिया। अमेज़न के अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रुप और इनके बीच में 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार फ्यूचर ग्रुप अपने किसी भी रिटेल बिजनेस को बिना अमेज़न की इजाजत के नहीं बेच सकता था। अमेज़न ने इसके 49% शेयर्स परचेज किए हुए थे, जिसकी वजह से उनके पास बिग बाजार के भी 3.5% शेयर्स थे और इनके बीच की इस डील का मतलब यही था कि फ्यूचर ग्रुप बिना अमेज़न के हाँ के इसको सेल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ये डील बीच में रुक गई और बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे रख दिया। रिलायंस को यकीन था कि फैसला उनके ही हक में जाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत सी जगह पर बिग बाजार के साथ रिलायंस भी लिखवा दिया। उन्होंने बिग बाजार के एम्प्लॉइज को बोला कि अब से सब कुछ रिलायंस का हो चुका है, लेकिन बाद में फ्यूचर ग्रुप के सिक्योर क्रेडिटर्स ने ये मानने से मना कर दिया और ये डील फाइनल नहीं हुई। अब ये सिक्योर क्रेडिटर्स होते कौन है जिनकी वजह से डील कैंसिल
कैंसिल हो गई। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी लोन लेती है तो उसके कंपनी के लेने वाले लोग क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास कंपनी को सेल करने और रोकने तक की पावर होती है, जो कि इस केस में यही था। फ्यूचर ग्रुप के 70% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने मना कर दिया था। रीजन कुछ भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि उनको डील का अमाउंट समझ ही नहीं आया और कम लगाओ, रीजन कुछ भी हो, बट ये डील कैंसिल हो गई थी। अब बिग बाजार के फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।